और सीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल अशवानी सीवाट साहब, जो कि फॉर्मर हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी रहे हैं। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मेहरबानी कमर। थैंक यू। जनरल साहब, ये होना ये था कि एक इंडियन एयरफोर्स जो थी वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने वाली थी, जिसमें इंडियन एयर पावर जो है वो शो करनी थी। लास्ट टाइम भी जब आपने 2018-19 में ये हुई थी, तो उस वक्त भी आपने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था। और अभी ये पोस्टपोन हो गई है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? और ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी साहब परेशान हैं या इंडियन एयरफोर्स जो है वो नहीं कर सकी, ये पोस्टपोन हो गई? इसको कैसे समझते हैं आप? जरा हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें। देखो कमर, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है जो भारत हर 3 साल में करता है। और पिछली बार हमने करी थी 16 फरवरी 2019 को। और अब ये होनी थी इस मार्च 2022 में, जो कि 7 मार्च से थी। जैसा आप जानते हैं, अभी हमने ऑपरेशन गंगा चलाया हुआ है यूक्रेन में। हमारे वहाँ 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने एयरफोर्स एयरक्राफ्ट से, और बाकी जो अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो प्राइवेट, जिस तरीके से एयर इंडिया। तो अभी हमारी एयरफोर्स जो है उसका ध्यान अभी पूरा ऑपरेशन गंगा में है, तो इसलिए इसको पोस्टपोन किया गया है। और इसका लिंक हमारी जो एक डिफेंस एग्जीबिशन भी, एक्सपो एग्जीबिशन कर रहे थे हम गुजरात में, वो 10 से 14, जिसके अंदर रूस भी आना था, अमेरिका भी आना था, यूक्रेन ने भी आना था, उसको भी हमने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि अभी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ रही है, वो देश आ नहीं पा रहे। जैसा आप जानते हैं, यूक्रेन में की स्थिति बहुत नाजुक है, जो युद्ध चला हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसको मद्देनजर रखते हुए पोस्टपोन किया गया है। और ये एक्सरसाइज एक रूटीन एक्सरसाइज हम करते हैं हर 3 साल में, कमर। जी, अच्छा जनरल साहब, इसमें ऐसा क्या है? मतलब इंडियन एयरफोर्स तो बहुत बड़ी है, और पोस्टपोन करना क्या मतलब? एक 20,000 स्टूडेंट्स को वहां से लेके आना है, जो कि नॉर्मली जो है वो लेके आ सकते थे, बाकी जहाज भी तो लेके आ सकते थे। तो ऐसा क्या है कि आप समझते हैं कि आपको ये पोस्टपोन करनी पड़ी? क्या एयरफोर्स इतनी डायनामिक नहीं है कि एक अगर यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसको आपने आपने लो स्टूडेंट्स की इवैक्यूएशन करनी है, और आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो यहाँ पे इफेक्ट हो रही हैं, तो कल को अगर खित्ते में कोई इश्यू होगा तो फिर आपकी एयरफोर्स किस तरह उसको कोप अप करेगी सर? देखो कमर, इसको आप इस तरीके से ना लें, क्योंकि ये सच्चाई है कि भारत की एयरफोर्स बहुत बड़ी एयरफोर्स है, और वर्ल्ड के अंदर 4th 5th नंबर पे है। इसमें कोई शक नहीं कि वो दोनों काम भी कर सकती थी, मगर क्योंकि अभी हमारा फोकस है ऑपरेशन गंगा में, हमने अपने बच्चों को निकाल के लाना है। देखो कमर, आपको समझना पड़ेगा, भारत एक ऐसा देश है जो इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया है उसने यूक्रेन में। जिस प्रकार से हमने अपने स्टूडेंट्स को जो फंसे हुए थे वेरियस प्लेसेस में यूक्रेन में, उनको वहां से निकाल के हम जो अभी लेके आए हैं बॉर्डर एरिया पे, पोलैंड के, उसके बाद रोमेनिया के, हंगरी, और वहां से हम अपने एयरक्राफ्ट की मदद से उनको लेके आ रहे हैं। और हमने काफी हद तक 70 to 80% हमने इवैक्यूएट कर लिया है। अब जो है वो थोड़ा सा रह गया है, उसको भी हम कर लेंगे। तो मेरा मतलब यह है, ये इसके कारण बात ऐसी है कि जो एक्सरसाइज हमने करनी है ये, वो पोस्टपोन किए, मुझे लगता है अगले 15-20 दिन या महीने में होंगी। मैं ये बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि ये जो एक्सरसाइज है वो एक बड़ी एक्सरसाइज भारत की वायु शक्ति करती है, एक प्रदर्शन करती है, अपनी एयर पावर का मुजाहरा करती है पूरे उसमें। देखो अभी जिस प्रकार से बताया गया था कि करीब करीब 150 के करीब एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे 130 के करीब, उसके बाद आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होंगे, हेलीकॉप्टर भी होंगे। तो ऐसा मुजाहरा करना था। और ऐसे में आपको जानते हैं कि भारत की वायु शक्ति है वो एक बहुत ही काबिल है, और उसके अंदर जो अभी एयरक्राफ्ट डिस्प्ले करने थे, जो एयर शो दिखाना था, उसके अंदर हमारे पास सुखोई 30 MKI है, मिराज 2000 है, मिग 21 है, जगूर एयरक्राफ्ट है। उसके बाद हमारे पास अब लेटेस्ट एडिशन जो हमने इंडक्ट किया है, रफेल के 2 स्क्वाड्रन आ गए हैं फ्रांस से, जो 4.5 जनरेशन है। उसके बाद हमारे पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर है हमारे पास, अपाचे,
उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट के बहुत अच्छे हेलीकॉप्टर हैं जो हमने अमेरिका से लिए, C-17 ग्लोब मास्टर हैं, उसके जो ट्रांसपोर्ट का हमारा एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। उसके बाद हमने जो लिया C-13J, जो कि एक स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो छोटे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पे भी लैंड कर सकता है। उसके बाद हमारे पास चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, फिर हमारे पास रशियन ओरिजिन के ओके, IL-76 हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, इसमें ओके, कोई शक और सवाल नहीं। ओके। अच्छा जल साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह अमेरिका रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है और लग गई है बल्कि, तो अब आप कहां पे खड़े हुए हैं यहाँ पे? आपको एक तरफ तो वेस्ट ये कह रहा है कि इंडिया पे प्रेशर डालें कि वो एक पोजीशन ले, दूसरी तरफ आपके बहुत सारा जो आर्मामेंट है वो रशिया से आता है। तो आप समझते हैं कि आप इस पोजीशन में न्यूट्रल रह लेंगे या एक बराबरी रख लेंगे, क्योंकि अमेरिका जितना आपको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडो पैसिफिक में दे रहा है क्वाड की शक्ल में, वो एक अनप्रेसिडेंटेड है एक डेवलपिंग वर्ल्ड को, साउथ एशिया में। वो तो पाकिस्तान को भी उस तरह की चीज उन्होंने कभी नहीं दी जो आपको उन्होंने एक एलिवेटेड स्टेटस दे दिया। तो आप बैलेंस कर पाएंगे या कहीं कोलैप्स हो जाएगा कुछ ना कुछ देर, क्योंकि इस वक्त वेस्ट के अंदर इंडिया के बारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। सो ये किस तरह एक आप समझते हैं कि आप चीजों को मेंटेन कर पाएंगे? जरा काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं। हाँ बिल्कुल कमर, जो आपने क्वेश्चन रेज किया मैं इसको बिल्कुल समझता हूँ। एक बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, इसमें कोई शक नहीं। मगर भारत ने बड़े मैं कहूँगा कि बहुत ही मैच्योर्ड वे से इसको हैंडल किया है कि देखो भारत के लिए दोनों तरफ इम्पोर्टेंट है। जैसे अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ भारत के अभी 2000 से लेके अब तक बहुत अच्छे रिलेशन है, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन की है, उसमें हमारा लीमियो है, कोमकासा है और अभी बेका की थी, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। मगर इसके साथ हमारे लिए जो रूस है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश है, वो हमारे साथ हरदम खड़ा रहा है। 1971 की लड़ाई के अंदर उसने हमारा बहुत तगड़ा साथ दिया। और आप ठीक कह रहे हैं, हमारा 60 से 65 के करीब जो हथियार हैं वो अभी भी रूस से आते हैं, उनसे स्पेयर पार्ट्स आते हैं, उनसे मेंटेनेंस आता है। तो भारत के लिए रूस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भारत जो भी अभी तक स्टांस लिया है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएनजीए में या यूएनएचआरसी में, एक मेच्योर्ड हमने स्टेप लिया है। हमने एक बताया है कि बातचीत से इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, इसका लड़ाई से कोई सोल्यूशन नहीं है यूक्रेन में, इसका एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकलेगा। और हमने अपनी जो पोजीशन है मुझे लगता है दोनों को बताई है, और दोनों तरफ से चाहे वो अमेरिका है या रूस है वो समझता है, क्योंकि अभी तक हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं और हमने हर बारी एक प्रकार से अब्सटेन किया है। मैं मानता हूं ये अमेरिका में थोड़ा सा या यूरोप कंट्री में होगा, मगर एक लॉन्ग रन वो हमारी पोजीशन समझेंगे, हमारा तरीका समझेंगे। क्यों? क्योंकि भारत ने हरदम ये बताया है कि ऐसी जो सिचुएशन अभी यूक्रेन में है उसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है बातचीत, डिप्लोमेटिक रिलेशन से बातचीत करके करें। तो मुझे लगता है कमर हम इससे निकल पाएंगे और हम बहुत ही मैच्योर ढंग से इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है मोदी गवर्नमेंट। अच्छा जल साहब, एक बात बताएं कि एक तरफ तो हमने देख लिया कि यूरोप जो है वो साइलेंट है, यूक्रेन को डिफेंड नहीं कर सका। कल को आपकी चीन के साथ, जो इस वक्त चीन जिस तरह पर फड़ा रहा है, वो कभी ताइवान को धमकी दे रहा है, कभी आपके साथ एलओसी पे काम कर रहा है, तो पता तो ये चलता है कि क्वाड तो कोई चीज नहीं है ना। तो आप क्वाड में रह के अमेरिका का साथ दे सकते हैं, और कल आप पे अगर एग्रेशन चीन करता है तो फिर आप क्या करेंगे? क्वाड तो आपकी रहनुमाई और मदद के लिए नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप चाइना को अंडर एस्टिमेट ना करें। चाइना इस वक्त जो पोजीशन ले रहा है उसमें, और खास करके रिसेंटली चाइना ने जो आपके साथ मामलात खराब हुए हैं उसमें क्वाड भी किसी काम का नहीं रहा, और अमेरिका की मदद भी आपको नहीं आएगी अगर चाइना एग्रेशन शो करता है। तो इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट किस हद तक इस चीज से मुतमिन है कि चीन जो है वो भारत पे एग्रेशन नहीं करेगा और इस तरह की कंडीशन नहीं आएगी कि आपको ग्लोबल मदद लेनी पड़ेगी? आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो कमर, इसमें कोई शक नहीं,
ये एक जो अभी लड़ाई चली हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में, एक ये इसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। रूस और चीन जो है वो बहुत नजदीक आएंगे। रूस जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा चीन पे ज्यादा, क्योंकि ऑयल और गैस जो कि वो बेचता था यूरोप में, अब वो शायद नहीं जाएगी, वो चीन के अंदर बेचेगा, और इसी प्रकार से अपना मिलिट्री हार्डवेयर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो चीन है उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा होगी रूस की, इनके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये दोनों के दोनों देश, क्योंकि ये इकट्ठे रहेंगे इसमें कोई शक नहीं। और आने वाले समय में मुझे लगता है चीन और रूस का गठबंधन जो है वो और स्ट्रांग होगा। मगर हम ये भी सोचना है कि क्योंकि भारत ने एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली करेक्ट स्टेप लिया है कि अमेरिका के साथ भी हैं और रूस का भी पक्ष लिया है। न्यूट्रल रहना मतलब कि रूस की तरफ जाना, क्योंकि जो चीन है उसने भी अब्सटेन नहीं किया। तो इसका मतलब हमने एक बड़ा मैच्योर्ड जो मुजाहरा किया है अपनी वोट का, चाहे वो यूएनआरसी में या यूएनजी में या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि भारत के जो रिलेशन रूस के साथ बड़े अच्छे रहेंगे। और मैं ये समझता हूं कि जो आपने नेक्स्ट पॉइंट बताया, मैं उसको अभी क्लेरिफाई करता हूं कि अगर मान लो कि चीन एग्रेसिव हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। पहली बात तो चीन एग्रेसिव हो सकता है, इसमें सच्चाई है कि जब ये बड़ा खतरा पूरे वर्ल्ड में मंडरा रहा है, जब सारा वर्ल्ड देख रहा है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चली हुई है, कहीं इसका फायदा उठाते चीन कुछ ना कुछ ताइवान में तो नहीं कर देगा। क्या वो ताइवान को हड़पने की कोशिश तो नहीं करेगा, या वो ये देखेगा जो आइलैंड है ताइवान के नजदीक उनको लेने की कोशिश करे। क्योंकि वन चाइना पॉलिसी तो अमेरिका भी मानता है, भारत भी मानता है। तो पहला डर तो वर्ल्ड को ये है। जो दूसरा डर आप बता रहे हैं कि वो हो सकता है कुछ ना कुछ हरकत लद्दाख में भी कर सकता है भारत के अगेंस्ट। मगर कमर, मैं इस चीज को बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, हमने जब चीन से कुछ हमारा लड़ाई होनी है तो वो भारत पहले ही प्रिपेयर्ड है। भारत अकेला लड़ेगा, भारत पहले भी जानता है, क्योंकि जो क्वाड है वो एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, वो एक इकोनॉमिक अलायंस है। और हमें मालूम है कि अमेरिका जैसा देश और नेटो जो कि यूक्रेन को उकसाते रहे, और जब वक्त आया तो उसके बोला कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे क्योंकि नेटो का हिस्सा नहीं है यूक्रेन। तो हमें पता है, मगर हमें यह भी मालूम होना चाहिए हमारे व्यूअर्स को भी, और चीन भी समझता है कि भारत एक पुश ओवर नहीं है, भारत के अंदर काबिलियत है, क्षमता है। भारत चीन का मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से करेगा, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की जो फौज है वो बैटल हार्डन है, वो ऐसी लड़ाइयां लड़ती रही है, ऐसे इलाकों में रहने की आदत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत की वायु शक्ति, उसका एज है चीन के मुकाबले में, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जहाज हैं सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, जगो, फिर उसके बाद अभी रफेल आ गए हैं, और हमारी एयरफील्ड लोअर हाइट पे है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत की नेवी, भारत की नेवी की अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है, हमारे अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं। वो चीन भली बात ही समझता है, और अगर वो हो जाता है तो उसके बाद 50 से 60 दिन से ज्यादा का ऑयल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसी गलती चीन नहीं करेगा, और हमें सब पता है हमने चीन के साथ खुद लड़ाई लड़नी है, चाहे वो यूक्रेन से पहले या बाद में। हमारा, हम नहीं समझ रहे कि अमेरिका कहीं आएगा हमारी मदद करने, तो वो मदद तो ना पहले थी ना अब है। पर भारत की काबिलियत और क्षमता बहुत है, और ये जो प्रेजेंट भारत की गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, वो एक डायनेमिक है, उसके डिसीजन लेइंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। तो भारत तैयार है, भारत को बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर भारत कुछ भी चीन हरकत करती है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कमर, जनरल साहब, आप बात करें मलाक्का स्ट्रेट को बंद करने की, उसमें सिर्फ चीन का तेल तो नहीं गुजरता, उसमें तो पूरी दुनिया का ऑयल और पता नहीं क्या क्या गुजरता है। खैर, वो एक और कंडीशन है। वन लास्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी साहब एंटी पाकिस्तान बातें तो बहुत करते हैं, जब मौका मिला अमित शाह साहब, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, जब उनका दिल करता है एंटी पाकिस्तान, ये चीन के बारे कोई लफ्ज नहीं निकलता इनके मुंह से। मोदी साहब तो चीन के ऊपर बात ही नहीं करते, ये बात तो
इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने, एनालिस्ट ने की कि नरेंद्र मोदी चीन को वो बात नहीं करती। क्या वो समझते हैं उनको हिंदी की समझ नहीं आती इसलिए नहीं बोलते? देखो ऐसा है कमर, जोक सपाट, आप जो बात कर रहे हैं, पहली बात तो भारत जो पाकिस्तान के बारे में कहता है, भारत कभी पाकिस्तान के बारे में गलत नहीं बोलता, बोलता सच्चाई है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान भी आगे बढ़े, पर एक है कंडीशन कि भारत आतंकवाद जो है आता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान उसको बंद करे। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजना बंद कर दे और ये टेररिज्म को फैलाना बंद कर दे, तो भारत तो बातचीत करने को तैयार है पाकिस्तान से भी। मगर उसको छोड़ते हुए जो आपने पॉइंट बताया, मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूं। मुझे लगता है भारत एक ऐसा देश है जो चीन को अभी उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है, और कई बार हमने उसको पॉइंट आउट किया है कि स्पेशली अभी जिस प्रकार से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उसने बारे में बोला कि चीन जैसे एग्रेसिव, और चीन जो है एक प्रकार से इंडो पैसिफिक में नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है, क्योंकि जो क्वाड के 3 प्रिंसिपल थे कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन, मगर उसको चीन मानता नहीं है। चीन के प्रॉब्लम है सभी से, चाहे वियतनाम से है, चाहे इंडोनेशिया से है, चाहे फिलीपींस से है। तो ऐसे में भारत एक ऐसा देश है, मुझे लगता है कि कई बार उन्होंने अभी तो बताया है कि मैं मानता हूं पहले इतना नहीं बोलता था, मगर भारत खुल के चीन के बारे में बोलता है। और इस प्रकार से जब रूस ने साथ दिया था चीन का, स्पेशली क्वाड में, उसने बोला था ये एक एशियन नेटो है, तो मुझे लगता है भारत ऐसा देश नहीं है कि चीन के बारे में, अगर चीन कुछ करता है गलत तो भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है, ये अमेरिका भी जानता है, ये वर्ल्ड जानता है। अगर कोई देश मुकाबला कर सकता है चीन का एशिया में तो वो भारत है, और मुझे लगता है भारत खुल के आया है, ऐसा नहीं है। मगर भारत का ट्रेड भी बहुत है चीन से, ऐसा नहीं मैं कह रहा, उस ट्रेड में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये कभी सोचा नहीं था जिस देश के साथ आपका 122 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो, वहां पर आपके संबंध इतने खराब होंगे, मगर वो हुए। उसके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शनें लगाई हैं, उस पर अभी हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बंद किया है, मुझे लगता है उसका आगे इंपैक्ट होगा। बट जो आपका पॉइंट था कमर, मुझे लगता है कि भारत, चीन अगर कुछ भी करता है, अगर ऐसी चीज करता है जो भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, मुझे लगता है भारत खुल के आया है चीन के अगेंस्ट, और सब सारा वर्ल्ड ये जानता है कि अगर कोई मुकाबला कर सकता है चीन का एशिया में तो वो भारत है, और भारत इसके लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि अगर चीन कोई भी हिकामत करेगा, जबकि यूक्रेन के अंदर और रूस का ये चला हुआ है, तो भारत उसका जवाब बहुत जोरों से देगा। कमल, चल चले लेट्स सी क्या देखते हैं सर। लेकिन एक बात तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान की बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम किसी किस्म की जो आर्म्ड, इस वक्त पाकिस्तान वहां पे किसी किस्म के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। कश्मीर में हमारी हुकूमत ये कह चुकी है कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली, मॉरली हम करेंगे। और ये जो बार बार इंडिया कहता है इससे पाकिस्तानी हुकूमत और वो इस तरह की कोई चीज नहीं है। बाकी पॉइंट ये है कि देखते हैं कि वेयर इंडिया स्टैंड्स व्हेन इट कम्स अ चाइनीज एग्रेशन, होता भी है कि नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली आप अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा पैसा भी लगा रहे हैं डिफेंस पे, वेपन प्रोक्योरमेंट पे, इंडिजिनस जो प्रोडक्शन के ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, बट दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स। थैंक हाँ यू वेरी मैं मच। जी जी। हाँ कमर, मैं दो पॉइंट जो बताए। देखो एक बात आप कह रहे हो कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को स्पॉन्सर नहीं करता। देखो कमर, झांक के देखने की बात है। अगर आप इसको डिनाई करते रहेंगे, ये लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादी वो वहां पर किसने पाले हैं? ये अगर आप सांप पालेंगे अपने घर में कि वो आपके नेबर को डसेंगे, एक दिन आपको भी डसेंगे। अभी क्या हो रहा है आपके पाकिस्तान में, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस प्रकार से बोल्ड हो रहा है, आप गुड और बैड टेररिस्ट में जब तक फर्क करना महसूस नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। मैं, ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है, आप देखें इसको। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, देखो पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। आज उसको 155 बिलियन डॉलर का कर्जा है, उसका इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है, उसका फॉरेन रिजर्व घट के इतना कम हो गया कि 15 दिन का इंपोर्ट नहीं देखता। वो तो भारत ने नहीं किया ना। जब से आपने अपनी पॉलिसी की है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेररिज्म का साथ दिया है, तो आपकी हालात बहुत खराब हो गए। तो पाकिस्तान को अंदर झांक के देखने, तो मैं ये कह रहा हूं कमर, हम इस पे डिस्कस कभी बाद में करेंगे। जो मैं आपने इसको पॉइंट बताया कि जो डिफेंस का है,
भारत अब चाहता है कि अपनी जो है ट्रेड जो है डिफेंस के मामले में हम इंडिजिनस बनाएं, और हम अभी 30 से 35% जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाने लगे, और हमारा एम है कि 2025 तक $5 बिलियन हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट बाहर बेच पाए। जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जा रही है, जैसे हमारे तेजस मार्क 1 जो मैं बताना भूल गया आपको, उसको भी हमने डिस्प्ले कर रहे थे। हम अपना जो एडवांस लाइट हेप्टर है उसको ध्रुव, उसको भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो भारत के अंदर भी काबिलियत तो क्षमता है कि हम जो है 30 से 35%। जल साहब इसमें एक बात बता दूं, आप भले जो मर्जी कहते रहे, लेकिन पाकिस्तान की ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। देखिए कश्मीर के हवाले से मामला तय तो नहीं हुए थे ना, लेकिन पाकिस्तान ने माजी की एक अप्रोच थी और एक इनकम्बेंट सेटअप की अप्रोच है, और वो जारी बात है अप्रोच में बड़ा डिफरेंस है। और हमें बता दिया है कि उस हवाले से कि ये गुड तालिबान बैड तालिबान कोई नहीं, हम सबसे लड़ रहे हैं, और जहां पे हमने गलतियां की हैं वो हमने सजाएं उसकी भुगती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस वक्त भी जो गलतियां की थी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके की थी, लेकिन बाद में वो अकेला उन्होंने हमारे खाते में छोड़ दिया। आज ये फ्रीडम फाइटर जो है पूरी दुनिया यूरोप से इकट्ठे करके रशिया यूक्रेन में भेज रहे हैं। 40,000 फ्रीडम फाइटर जो है वो चला गया वहां पे। एक वक्त है ये दुनिया से इकट्ठे करके तो अफगानिस्तान में लाए थे। सो लेट्स सी इसको क्या रंग दिया जाता है फिर, जिस तरह आपको पता है दुनिया में होता है। लेकिन पाकिस्तान की बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम आपकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम कश्मीर के मसले पे जाहिर बात है वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है और जो बैन अवी हमारा और आपके मुआहदे हुए हैं उसके मुताबिक चलना चाहते हैं, नॉट अ सिंगल डिसीजन जो कि इंडिया फैसला कर ले हम उस पर जारी बातें यकीन नहीं करते। एनी हो जल साहब, इट इज अ लॉन्ग डिस्कशन एंड देखो इसको बाद में करेंगे, पर मैं ये कहता हूं अगर पाकिस्तान चाहता है अमन और शांति, अगर वो चाहता है आगे बढ़े, तो मेरी ये एडवाइस है ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें आप। उससे कोई फायदा नहीं, उसको आप जस्टिफाई करेंगे, मैं उसको अलग करूंगा, आप करेंगे, मैं तो जल कभी साहब आपको अलग एक बात। बात छोटी सी बता दूं, फ्रैंकली स्पीकिंग आप जो मर्जी कहें, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह लोग बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप वाकई अमन चाहते हैं, कश्मीर के मामला ठीक हो, तो आप नरेंद्र मोदी साहब को कहें कि ये जो एग्रेशन शो करते हैं और अभिनंदन जैसे शरीफ आदमी को फंसा देते हैं कहीं पे जाके, इस तरह के जो काम ना अपनी एयरफोर्स से कराएं, वहां पे भी इस तरह का माहौल है। मैं तो एज ए मॉडरेटर आपको कोई इंडिया का व्यू दे रहे हैं, तो मुझे एज ए मॉडरेटर पाकिस्तान का व्यू भी देना पड़ेगा इस हवाले से कि द पीपल देयर इन पाकिस्तान बिलीव कि नरेंद्र मोदी साहब एग्रेशन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है इस सारे मसले का जो हल है वो एक ही है, लेट्स सिट ऑन अ टेबल, लेट्स टॉक, लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंसेस एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। दुनिया में कोई मुल्क जितना भी ताकतवर हो वो अकेला नहीं चल सकता, हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है। आए इस मिशन पे काम करें, ना कि मजीद तकसीम पे काम करें। एनी हो, मेजर जनरल शिवानी सिवाच साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर थ्रिलिंग आंसर सर। Okay, Kamal, thank you very much. Thank you. All the best. God bless.